बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तान के अंदर सियासी और अदरवाइज जो हलचल चलती रही वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खेत से एक एक करके फसलों की तरह जो है वो लीडरान जाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शिराजा बिखरने लगा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। 9 मई के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई वो अब अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम जाएंगे कि सियासी मुखालिफिन से टकराव एक तरफ, लेकिन रियासती इदारों और रियासत से टकराव बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहरीके इंसाफ कहीं अब किसी ऐसी बंद गली में तो नहीं चली गई वेयर इट्स स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। कैसे निकलेंगे इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से, ये एक सवाल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे प्रोग्राम में आज डिस्कशन होगी पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स जो दहशत फैलाता था आज मान गया कि पाकिस्तान की रियासत के साथ रहना ही बलोचों की बका का जामिन है, और जो दहशतगर्द तंजीमें और दहशतगर्दी पर उकसाने वाले लोग हैं वो हमसाया ममालिक से भी मुआवनत हासिल करते रहे और बाहर पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले आम बलोच नौजवान को एक्सप्लॉइट करते रहे। किस तरीके से गुलजार इमाम शंबे ने पोल खोले और क्या क्या कहा, उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का सबसे पहले तारुफ कर दूं। सबसे फर्स्ट सेगमेंट के लिए हमारे साथ नन अदर देन नैयर हुसैन बुखारी साहब मौजूद होंगे, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट और सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बुखारी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें मेरे पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आज शीरी मजारी साहिबा ने कहा मैं पीटीआई भी छोड़ती हूँ, सियासत भी छोड़ती हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा किसी नए प्लेटफॉर्म से सामने आएंगे, परवेज इलाही साहब से भी बात करते हैं। ये सियासी जमातें बनती टूटती रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की बड़ी मुखालिफ है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, खान साहब के साथ या पीटीआई के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही? शुक्रिया। गुजारिश है कि खान साहब हकीकी मानो में पॉलिटिशियन ही नहीं। जिस तरह उन्होंने 4.25 साल हुकूमत चलाई और जो उनका एटीट्यूड रहा टुवर्ड्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स और पार्लियामेंट के साथ, और सब्सिक्वेंटली जब वो उनकी गवर्नमेंट चलेगी और फिर जो उनका रवैया रहा, तो पॉलिटिक्स में बात होती है टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस चीज़ नाम की चीज़ इमरान खान के पास तो है नहीं है। उसने तो महाज खोले, हर किसी से वो लड़ा, हर किसी को उसने गाली गलौज दी, हर किसी को चोर डकैत कहा, किसी अदारे को नहीं छोड़ा, जुडिशरी को नहीं छोड़ा, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं छोड़ा। तो ऑल अलोन, और इवन वो उसने अपनी पार्टी के जो लोग थे उनसे भी कोई वफा नहीं की, जिन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया। जागीर तरीन आपके सामने है, ओन चौधरी वगैरह आपके सामने है, तो सरवर आपके सामने है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि इसमें कोई अपना कोई डिफेक्ट है, कोई नुक्स है, कि लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। वो कहता है मैंने जदोजहद की है 24 साल 22 साल। क्या खाक जदोजहद की है? पहला इलेक्शन 97 में लड़ा, 1 सीट नहीं ली। दूसरा इलेक्शन 2002 में लड़ा, 1 सीट ली। तीसरा इलेक्शन 2008 वाला बैकआउट कर गया। चौथा इलेक्शन जब आया तो 2011 में उसको कुछ लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। जिन्होंने प्रमोट किया वो उन्होंने फिर इसको अपने सहूलत भी। बुखारी साहब, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि सहूलत दी जाती है तो सहूलत ले भी ली जाती है। थोड़ा सा मैं जी बुखारी साहब, मैं बात ऐड कर लूँगा। जी जी। लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी की कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने 67 में बुनियाद रखी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नजरिया दिया, जो प्रोग्राम दिया, उसको थ्रू आउट पाकिस्तान से जीराई मिली। और 70 के इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया। उसे कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप और उसे कहते हैं पॉपुलैरिटी। ये बुनियाद रखने की जब रखी, इनके पास तो कुछ नहीं था, 1 सीट भी मिली 97 के इलेक्शन। तो फिर ये किसी की बैसाखियों की बुनियाद पर ये
पॉलिटिकल पार्टी के इक़्तिदार मिला। आज जब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं तो दे आर सेंसिबल इन द सेंस के जो कहे कि जी मैं अकेला लड़ूंगा, कि अकेले तो पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं सकती हैं। पार्टी तो चलती हैं इज्तिमाई करते अफराधी कुव्वत से। आज अफराधी कुव्वत किधर गई है? सही। जमान पार्क जो है वो सुनसान है। बुखारी साहब, I'm sorry I'm cutting you short over here. I'm sorry I'm cutting you short over here. आपने फरमाया कि जो लोग जा रहे हैं वो अक्लमंदी का काम कर रहे हैं, सपोर्ट से ऊपर आए, सपोर्ट चली जाए, वो अंपायर की उंगली की तो खुद खान साहब बात किया करते थे 2014 के धरने में। बट एक सवाल ये पैदा होता है बुखारी साहब कि इन कुछ सालों के अंदर स्पेशली ये जो इक़्तिदार का तौक आप लोगों ने अपने गले में खुद डाला महंगाई के टाइम पर, मुश्किलात के टाइम पर, IMF के टाइम पर, उसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के अंदर एक सडन उरूज आया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। 70% पॉपुलैरिटी थी, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पिछले दिनों में असेंबली में बात करते हुए कहा कि अगर हम चाहें तो हम सब मिलकर खान को हरा सकते हैं। इससे ऐसा लगा कि इमरान खान वाकई में ऐसी कोई अथॉरिटी या कोई पावर बन गए थे कि जिनको हराने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो नहीं बुखारी साहब, अगर ये लोग तमाम चले भी जाते हैं, सियासी जमातों के अंदर लोग आते जाते हैं, अगर लोग चले भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो जाती है? खान की पॉपुलैरिटी एक बात, आप उसका कोई पैमाना रख लें, मैयार रख लें। दूसरा बात है जो पब्लिक इश्यूज है। आज महंगाई सबसे बड़ा इशू है पब्लिक का। लोग उसकी मोहब्बत में इमरान खान के साथ नहीं थे। लोग अगर महंगाई से परेशान और हुकूमत मुखालिफ वो सोचते हैं, जनाब उनको नजर आ गया है कि इमरान खान के पास भी कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लास्ट 2 years मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। इलेक्शन इज नो सोल्यूशन एट ऑल। इलेक्शन से पहले यू हैव टू डिवाइस पॉलिसी, और पॉलिसीज डिवाइस करने के लिए आपको डायलॉग करना पड़ता। आपने पब्लिक की बेटरमेंट के लिए काम करना है, आपने अपने इक़्तिदार के लिए काम नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने से इंटरनेशनल रिलेशंस की डेवलप हो जाएंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस से आप देखें, आपकी तो इमरान खान आइसोलेशन में ले गया था। कौन सा मुल्क था जिसके साथ इसने लड़ाई नहीं लड़ी? अमेरिका घुसने गाली दी, अमेरिका घुसने गाली दी, स्वाय हिंदुस्तान के जिसको ये मोदी को ये करता रहा प्रमोट उसके इलेक्शन में भी। और फिर मैं समझता हूँ कि ये इसकी कंसेंट थी जब 2019 में हिंदुस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड और कश्मीर को ऑक्युपाइड कश्मीर आप कह रहे हैं खान साहब की कंसेंट से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई है? दैट इज अ वेरी सीरियस ब्लेम। ऑफ कोर्स, इसके कोई सबूत है? ऑफ कोर्स मैं इसलिए कहता हूं कि बिल्कुल सबूत है कि जब इसने यूनाइटेड नेशन में बैठ के कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारी मुसालत कराना चाहता है, वो नेगोशिएशन कराना चाहता है, वो नेगोशिएशन करेगा। लेकिन बुखारी साहब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम कश्मीर दे देंगे। हाउ डू वी इक्वेट दिस विद दैट? हम कत्ल नहीं देंगे। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बाग में जलसा किया और वो दिखाया कि G20 की जो मीटिंग श्रीनगर में होनी थी, ये हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी थी कि चाइना, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ये शामिल नहीं हुए। और जो कुछ लोग आए भी, उन्होंने बड़े छोटे से लो ग्रेड के ऑफिशियल्स को भेज के, तो ये मुंह को तो खाना पड़ी बुखारी साहब। पाकिस्तान, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट के पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से भारत को, जो कश्मीर को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर पर दिखा रहा था, सारे के सारे कब्रों को छुपा रहा था, जो वहाँ मजालिम हो रहे हैं उनको छुपा रहा था, वो सारी चीज़ें नाकाम हो गई। लेकिन बुखारी साहब अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासत ने कोई मोड़ तो लेना है। एंड दिस वुड बी माई लास्ट क्वेश्चन टू यू कि वेयर नाउ, अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे सियासत से? क्या आप और आपकी जमात इस बात की मुतहम्मिल होगी कि कोई सियासी जमात इस तमाम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आउट हो जाए, या आप समझते हैं कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, अभी भी मामलात को सही करने की गुंजाइश है, अगर जो 9 मई को हुआ उसके ऊपर माफी तलाफी हो? को माइनस करने के आत्मा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी कभी बिलीव नहीं करती। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी माइनस होती है, पॉलिटिकल माइनस होता है, तो इसको माइनस करने के अख्तियार इस मुल्क की आवाम का।
और हम समझते हैं इस मुल्क के अवाम इसको माइनस कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी। इसके लिए अब समझते हैं कि जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। कि बदकिस्मती से और बड़ी बदबख्ती इस मुल्क की कि इमरान खान ने इक़्तिदार में रह के भी उसमें जो न तो टॉलरेंस थी न वो गुफ्तगू करने को तैयार थी। और फिर लास्ट मोमेंट भी 14 तारीख से पहले भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम डायलॉग से बिलीव नहीं करते और फिर वो क्या लीडर है कि जो खुद नेगोशिएशन में ना बैठे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में हम विटनेस हुए कि डायलॉग हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद खुद बैठे डायलॉग में जी। मौलाना कौसर नियाज़ी और हफीज की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम में थे। और दूसरी तरफ से नवाब रज़ा नुसरत, प्रोफेसर गफूर, मुफ्ती महमूद अहमद साहब थे। तो टॉप की लीडरशिप खुद बैठी, ठीक, ये अपनी बी टीम को भेज देता है। तो जिनके पास इख्तियार ही नहीं है डिसीजन लेने का, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मैच्योर पॉलिटिशियन का एटीट्यूड नहीं है ये। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, नॉन सीरियसनेस। बुखारी साहब, अभी इस बात पे भी सवाल हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को जब तक माइनस नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। क्या अक्टूबर में इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? टर्म पूरी होगी पार्लियामेंट, हम बिलीव करते हैं कि इलेक्शन होंगे। और मैं तो समझता हूँ कि वो अवाम की राय से माइनस होंगे और उनको अवाम की राय से माइनस होना पड़ेगा। आज उनके पास वो स्ट्रेंथ, लोग इनको छोड़ते जा रहे हैं। आप देखिए आने वाले दिनों में लोग कितना जाएंगे। और लोग वो कह रहे हैं जो वॉलंटरीली कह रहे हैं, तो पिस्तौल या बंदूक लेके नहीं उनके सर पे खड़ा हुआ कि तुम पीटीआई को छोड़ दो। और वो शीरी मजारी की स्टेटमेंट देख लें। वो खान साहब तो कह रहे हैं कनपट्टी पे बंदूक रख के आप लोगों को साइड पे कर रहे हैं, वो नेचुरली नहीं जा रहे। बंदूक रखे थी टेलीविजन पे नजर आई आपको कनपट्टी पे बंदूक, या मीडिया आपके सामने बैठा हुआ था जो उनको क्वेश्चन कर रहा था, इसको बंदूक रखना चाहते हैं। देवर एट लिबर्टी। तो हर बंदा अपनी सियासत के बारे में खुद फैसला करता है। फिर वो एक तासुर ये होता है बुखारी साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, पर एक तासुर ये होता है कि जैसे शीरी मजारी साहिबा की तकरीबन 4 या 5 दफा वो बेल पे बाहर आई हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, कि एक सर्टेन प्रेशर है, वो प्रेशर हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें भी तो कई मतलब हमें भी तो हमारे बंदों को तो कोड़े मारे थे, इनमें से किसी को कोड़ा लगा? इनको किसी कोई शाही किले में जाके बंद किया किसी ने? हमारे कारकुनों ने हमारी क्यादत की कुर्बानियां दी हैं। जब सियासत करते हैं कन्विक्शन के साथ करते हैं, ऑन प्रिंसिपल्स करते हैं। इनके पास जो स्टाफ था ऐसे ही स्टाफ था, फिर देख ले तो स्टाफ का क्या गॉट योर पॉइंट। नैयर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहीं खान साहब के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही? इस बात को क्लैरिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सियासी जमात को कम्प्लीटली माइनस कर देना सियासी प्रोसीजर के बगैर वो ज़रा मुश्किल होता है, और वो किसी के ऊपर कांटा लगाना भी बड़ा नामुमकिनात में से होता है। इसलिए इस चीज़ को देखना भी ज़रूरी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जस्टिस शाइख उस्मानी साहब और मियाँ दाऊद साहब, दोनों वकला हैं। जज साहब हैज़ बीन ऑब्वियसली साबिक जज भी, और लास्ट सेगमेंट में सरफराज बुट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मैं फहरिस्त भी आपके सामने रखूंगी जो लोग चिड़ियों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उड़ गए। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी सूरत हाल और अब जरा कानूनी पैराए के अंदर देखते हैं। इमरान खान साहब काफ़ी फंस चुके हैं और किसी ज़माने में मकाफाते अमल की बात किया करते थे, और मकाफाते अमल अब इस तरह से हो रहे हैं कि इमरान खान साहब वही नैब जिसके बारे में कहा करते थे कि नैब के केसेस के अंदर जो जो गिरफ्तार हैं उनको एसी भी ना दे, उनके पंखे भी ले लें और उनके हालात भी गड़बड़ करें, आज उसी नैब को फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब जिस नैब की अदालत के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस का जो एहतसाब है, उसके जज जो हैं वो इस टाइम पर मोहम्मद बशीर हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जज मोहम्मद बशीर वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एवनफील्ड रेफरेंस केस सुना था और नवाज शरीफ साहब को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, ये वो वाले जज हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वकील ख्वाजा हारिस इस टाइम पर इमरान खान के वकील है और उस टाइम पर जब ये केस चल रहा था तो वो नवाज शरीफ साहब के वकील भी थे। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फुल सर्कल एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं और एडवोकेट मियां दाऊद भी मौजूद हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, इमरान खान साहब इस नैब के केस में और बाकी केसेस जो बने हुए हैं उनके, जिसके ऊपर बेल्स भी उनको बड़ी धड़ाधड़ मिलती रही हैं, उनके अंदर कितने हॉट वाटर्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, बाकी केसेस तो एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने हैं, वो उनके बेल मिलती रही है उनको, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो चलेगा। लेकिन जो नैब का केस है, नैब की जो कार्रवाई होती है, नैब कोर्ट की कार्रवाई, वो थोड़ी सी दूसरी कोर्ट से मुख्तलिफ होती है। और अब तो खैर नैब कोर्ट्स को इजाजत दे दी गई है कि वो बेल दे सकती है। पहले जमाने में तो बेल लेने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करनी पड़ती थी। बहरहाल तो अभी नैब की जो कार्रवाई होगी, अब उन्होंने जो जवाब वगैरह पेश किया है, मैंने तो देखा नहीं है जवाब, लेकिन जो चीज़ें मंजर आम पे आई हैं उससे जाहिर होता है कि वो उर्दू में जिसका कहते हैं दाल में कुछ काला ज़रूर है। क्योंकि जिस तरीके से वो पैसे यहाँ पाकिस्तान आए और वो नेचुरली वो जाने चाहिए थे ट्रेजरी में, नेशनल ट्रेजरी में जाने चाहिए थे, लेकिन नेशनल ट्रेजरी में नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट में चले गए और किसी और जगह इस्तेमाल हुए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इमरान खान साहब कि वो बच जाएं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब जब उनका अगर जवाब देखा जाए तो शायद पता चलेगा क्या होगा। लेकिन ये जरूरी है कि उनको प्रॉब्लम जरूर है इसमें। ठीक, आई एम कमिंग बैक टू यू शाइक साहब। मियां दाऊद साहब, डिस्क्वालिफिकेशन की बात गश्त चल रही है। आपको याद है मरीम नवाज साहब ने कहा था दोनों इंसाफ के पलड़े भारी बराबर होंगे, एक भारी एक कम भारी नहीं होगा, तो उस टाइम पर इंतखाबात कराए जाएंगे। Now, a lot of people are looking for a conspiracy theory in this as well कि खान साहब को जानबूझ के डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ताकि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो बराबर और उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। आपको भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? जितने केसेस हैं इसके अंदर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन टाइप की कोई चीज़ आपको नजर आती है, कोई राइटिंग ऑन द वॉल टाइप? नहीं, अभी फिलहाल तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात जो है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त भी नहीं है और अभी उसका स्टेज भी नहीं आई। शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। अभी तो ये नैब कोर्ट के पास बेल का और प्री अरेस्ट बेल की स्टेज चल रही है। अगर नैब कोर्ट जो है वो इनको सजा सुना देती है तो फिर इनको डिस्क्वालिफिकेशन करवाने की इनकी जरूरत नहीं है, ये आज खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि कानून में बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर लिखा हुआ है, इनके आर्टिकल 62 और 63 में भी इस बात के ऊपर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो अगर इनकी कन्विक्शन हो जाती है नैब कोर्ट से, जो कि बादियों नजर में ये लगता है कि ये हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इतराफ कर चुके हैं अलकादा ट्रस्ट केस में कि उन्होंने ये पैसा जो है ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इसमें रायत दी है और उसके इवज इनको ये ट्रस्ट की जमीन जो है वो भी अलॉट की है। आप इनके बयान उठा कर देख ले, ये तस्लीम कर चुके हैं ये बात को। अब तो ये सिर्फ अभी जो स्टेज चल रही है वो तो अबूरी जमानतों की स्टेज चल रही है, उसके बाद इनका ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल में फिर देखा जाएगा ये अपने डिफेंस में जो एविडेंस लेके आते हैं। अभी तक जो अवेलेबल एविडेंस अखबारात में पड़ी है और जो डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हुए हैं उनके मुताबिक तो ये 2+2 का सीधा सीधा इमरान खान साहब की कन्विक्शन का केस है। और सिर्फ इमरान खान साहब की ही कन्विक्शन का केस नहीं है, बल्कि इनके साथ जो साथी बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने फायदा उठाया इनसे या रिश्वत ली या वो अलकादा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे, बोर्ड मेंबर रहे, और जो मलक रियाज साहब हैं, ये सारे लोग जो है वो इस केस में उनके खिलाफ ठोस शवाहद मौजूद है। और ये बड़ा 2+2 का सीधा केस है। एक जगह से पैसे आए और वो आगे गलत तरीके से एडजस्ट हुए और उसके इवज इमरान खान साहब को जो है वो माली मुफाद जो है वो दिया गया। ये बस इतना सा केस है, इतना सा केस है। ठीक है, इन केस तो मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। शाइक उस्मानी साहब, इन केस इफ वी ट्राई टू हाइपोथेटिकली अज्यूम के खान साहब कन्विक्ट हो जाते हैं
जिस तरह मियां दाऊद कह रहे हैं कि 2+2 का केस है, अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो एक तो उनकी कन्विक्शन के हवाले से उनके सियासी करियर के ऊपर रेपरकशंस और अदरवाइज उनकी जमात पे क्या रेपरकशंस होंगे। सेकेंडली, शहजाद अकबर साहब इस तमाम सूरत हाल के अंदर बड़े डीपली इंट्रेंच थे और बड़े इन्वॉल्व थे, उनको बाहर से लाने का क्या तरीका होना चाहिए फिर? देखिए, जहाँ तक कि शहजाद अकबर का ताल्लुक है, वो तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उसके फौरन बाद वो गायब हो गए और वो उनका आने का तो इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो जिस तरह अब नवाज शरीफ साहब गायब हैं, वो तो नहीं आ रहे हैं, इस तरह से वो भी शायद नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या उनके पास इतनी एविडेंस मौजूद है लोग नैब के पास कि वो इनको कन्विक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखने में तो लगता है कि वो एविडेंस सही है। अब सिर्फ मेन इशू ये है कि वो पैसे जब आए यहाँ पे इंग्लैंड से, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों और किस वजह से जमा हुए और किसकी इजाजत से जमा हुए। अब ये चीज एक इशू ऐसा है जिसका फैसला एविडेंस से ही हो सकता है। अब जितने कैबिनेट में के मेंबर्स हैं उनको बुला सकते हैं, उनसे एविडेंस ली जा सकती है कि वो ये कहते हैं, अब लोग तो ये कहते हैं कि वो उनको एक लिफाफा दिखाया गया, लेकिन क्या वो सही है कि नहीं सही। राइट, ये सब चीजें देखनी है, तो ये इतना आसान नहीं है इनका कन्विक्शन, इसमें एविडेंस की जरूरत है। राइट। अच्छा मियां दाऊद साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है और पॉलिटिकल अपीवल जिस तरीके से हुआ वो भी आपके सामने है, उसके अंदर भी इस टाइम पर एंटी टेररिज्म के केसेस भी खान साहब उनकी लीडरशिप के ऊपर चल रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर तो इनका बड़ा आप कह लें कि अफसोसनाक है जो इन्होंने हरकत की। लेकिन मैं उससे पहले शाइक उस्मानी साहब की एक बात को थोड़ा सा अपनी दानिश में इंटरप्रेट कर दूं। अल-कादा ट्रस्ट केस में अगर आप ये फर्ज कर भी लें कि काबीना ने ही मंजूरी दी, तो फिर भी इमरान खान साहब जो है वो बचते नहीं है, क्योंकि काबीना को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो लूट मार की रकम को कहीं एडजस्ट करने की इजाजत दे दे। ठीक हो गया। अगर वो इजाजत दे भी देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लूट मार की रकम जो है वो जायज हो गई। काबीना की अप्रूवल के बावजूद भी अल-कादा ट्रस्ट केस में जो रकम पाकिस्तान के खजाने में जानी चाहिए थी वो पाकिस्तान के खजाने में ही जानी चाहिए थी, उसको आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी बात जो उस्मानी साहब ने फरमाया कि मेरी जाती राय ये है कि वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के खजाने में अवाम के खजाने में जाना चाहिए था, लेकिन वो मलक रियाज के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक्सेस हुआ। मेरी दानिश में सुप्रीम कोर्ट के जिन जिम्मेदारान ने उस चीज की इजाजत दी वो भी इस केस में बराबर के मुलजम ठहरते हैं, चाहे इंतजामी तौर के ऊपर है चाहे वो जुडिशियल साइड के ऊपर है। बहरहाल उसको सुप्रीम कोर्ट उधर भी देखना चाहिए, सारे पासे झाड़ू लगा लिया जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं। मियां दाऊद साहब बहुत शुक्रिया, शाइक उस्मानी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ सरफराज बुख्ती साहब मौजूद होंगे। बलोचिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोगों को अकल आने लग गई है, क्या हकाइक सामने लेकर आ रहे हैं वो रखेंगे आपके सामने। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ज़ेरे हिरासत गुलजार इमाम शंबे, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान के अंदर जो काम करती है, जो दहशतगर्दी करती रही, जो बहुत सारी दुश्मन एजेंसीज के हाथ में खेलती है, उसके एक बड़े इम्पोर्टेंट शख्सियत है गुलजार इमाम शंबे। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने चीथड़े जो उड़ाकर रख दिए उन लोगों के जो इस टाइम पर पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। क्या का जरा क्विकली सुनिएगा। जी, जज सेकेंडरी ट्रायल के बाद तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं बातचीत के लिए मेरा सोच यही है कि मैं राब्ते की कोशिश करूँगा ताकि
जो दोस्त वहाँ बैठे हैं, जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ताकि वो वापसी का रास्ता अपनाएं। वापसी का रास्ता अपनाने की तरगीब देने वाला गुलजार इमाम शंबे बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी करता था। इसकी गिरफ्तारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर सामने आई। अस्करियत पसंद ग्रुप और तंजीमी ढांचों के अंदर और क़यादत की मालूमात जो है वो जासूसों के जरिए निकाली गई थी। खुफिया डिजिटल स्पेसेस के तहत मुख्तलिफ दहशत गर्द नेटवर्क्स की निशानदही भी की गई थी। बेसिकली गुलजार इमाम की मौजूदगी की तस्दीक जो हुई थी वो उसके ऊपर एजेंटों ने खुफिया लिबादा ओढ़कर इससे राब्ता किया था। ताल्लुकात बनाने के बाद बेसिकली माली और तकनीकी मदद की पेशकश के जरिए लालच दिया, गुलजार इमाम के साथ राबते को बढ़ाया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। 2017 दिसंबर के अंदर जाली दस्तावेजात के ऊपर की बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान गया। हिंदुस्तान का किरदार और उनकी नाक हर जगह जो अड़ी होती है दहशतगर्दी के अंदर और दूसरों के ऊपर दहशतगर्दी का नाम लगाने वाले के ऊपर से पर्दाफाश हो गया। हमारे साथ इस टाइम पर सेनेटर सरफराज बुगटी मौजूद हैं जो कि बलूचिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं, वाप पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस टाइम पर हम लोगों को बुगटी साहब नजर आ रहा है कि नौजवान नस्ल बलोच नौजवान नस्ल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है दहशतगर्दी की तरफ और उसके अंदर बाहर की एजेंसीज बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। ये जो अभी प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोगों ने देखी गुलजार इमाम शंबे की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तान की आवाम को और बिलखसूस साउथ बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक टेररिस्ट तंजीम का ना सिर्फ हेड था बल्कि साउथ बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिसमें गुलजार का जो है एक्टिवली एक रोल था। उसके आने से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। साथ साथ रियासत का जो एक बयानिया है फ्रॉम द डे फर्स्ट कि हमने जो डोर ऑफ डायलॉग है उसको ओपन रखा हुआ है, तो ये भी एक हौसला अफजा बात है कि गुलजार ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बाकी मानदा साथियों से ये गुजारिश की है कि वो वापस आ जाए। आपकी तौसीत से मैं भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो वापस आ जाएं और वापस आकर एक पुरअमन शहरी बने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो राइट्स हैं वो आज तक बलूचिस्तान को जितने भी राइट्स मिले वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए हैं, पार्लियामेंट नहीं दिए हैं। वायलेंस का जो रास्ता अख्तियार किया गया है, वायलेंस ने बलूचिस्तान को पीछे फेंका है, वायलेंस ने बलूचिस्तान के लोगों को पीछे फेंका है और वायलेंस जो है उसका अंजाम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। और मैं साथ साथ रियासत की भी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस तरह के लोग जब वापस आते हैं, अब उसकी कानूनी वो क्या होंगे पहलू, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जानें दी हैं, जो मासूम सिविलियन इनके हाथों शहीद हुए हैं, उनके लिए खून बहा का इंतज़ाम, उनके लिए कोई बलोची तौर तरीके मेड़ मरका वो ज़रूर होना चाहिए ताकि लोगों की दिलजोई हो सके। और जिनके प्यारों का नुकसान हुआ है उन्हीं के पास क्योंकि अख्तियार है किसी को माफ़ करने का और किसी के पास नहीं। अच्छा बुगटी साहब, आप बलोची तौर तरीकों की बात कर रहे हैं। मैं खुद बलोचिस्तान की बहू हूँ, इसलिए मुझे बलोची तौर तरीके बड़े बखूबी पता हैं। मुझे ये पता है कि सरदार बैठता उसी टाइप की बैठक में, कच्ची बैठक में ही है जिस तरह आम आवाम बैठे होते हैं। मुझे ये भी पता है कि बलोच तौर तरीकों के अंदर किसी तरीके से खवातीन और बच्चों को फोर फ्रंट के ऊपर शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें इस टाइम पे नौजवान नस्ल को तो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, साथ खवातीन और बच्चों के साथ जो हाल कर रही हैं उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। ये किधर से आ रहा है मामला, किधर से आ रहा है मामला, किधर से ऑर्डर्स आ रहे हैं? वो लोग जो पुरतायुश जिंदगियां बाहर गुजार रहे हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो इंडिया से पैसे लेते हैं, वो हमारी माओ बहनों बच्चियों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वाई? देखिए, उनके दिमाग में तो बात आने का मेरा नहीं ख्याल कि उनके दिमाग में आएगी, बिकॉज उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको डॉलर्स में पेमेंट्स हो रही हैं इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यों की, और इसके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस रियासत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी यूथ को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो सेपरेटिस्ट जो है वो यूथ हमारी अंडर डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गो के जो लड़ रहा है, जो उसका नैरेटिव है वो अंडर डेवलपमेंट पे, या मैं उसको कहता हूँ कि अनपैरेलल डेवलपमेंट उसको कहता हूँ। ये अनपैरेलल डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरे पाकिस्तान में पैरेलल डेवलपमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बड़े सिटीज़ ज़्यादा अच्छे डेवलप होंगे और उससे टेल पे आके और कम होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन बच्चों को ये सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ एक नैरेटिव का
रियासत को अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहिए और पॉलिटिकल ऑनरशिप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बलूचिस्तान के केस में। पॉलिटिकल ऑनरशिप लेनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जो बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी नौजवान को मेन स्ट्रीम करना होगा, नौजवान को बताना होगा कि जो नैरेटिव है वो है क्या, आप किस बात पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब इस्तेमाल हो जाते हैं वो बच्चे, बाद में उनका कोई पूछता भी नहीं है, वो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता, उनकी फैमिलीज दरपदर की ठोकरें खाते हैं। ये लोग तो ऑन नहीं करते बिकॉज ये खुद तो यूरोप में और डिफरेंट मुल्कों में बड़ी लगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। जो लोग भी जिस तरीके से आज ये प्रेस ब्रीफिंग हुई है, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह हो गया कि बका पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, बलोच की, पाकिस्तानियों की सारी बेसिकली इसी के अंदर है कि मिलकर जुलकर रहें, सेपरेटिस्ट की चालों के अंदर ना पड़े। अनीका निसार को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।